जी। हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसी में हमने शुरू किया था पढ़ना अबाउट द गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के बारे में। और आप जानते हैं कि गांधीवादी युग 1919 से लेके 1942 तक का पीरियड है। हम बात कर रहे थे गांधी जी के जीवन के बारे में, और आखिरी बात हमने कही थी और हमने लिखा था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। बॉम्बे बंबई के ही अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का आगमन हुआ, या गांधी जी की साउथ अफ्रीका से वापसी हुई। और आने के बाद भाई सबसे पहले ये पहुंचे कहां पर? ये बंबई बंदरगाह या बंबई के अपोलो बंदरगाह आए थे। उसके बाद ये वापस गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। और ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद जाकर इन्होंने एक मकान किराए पर लिया। किससे? जीवन लाल बैरिस्टर से। जीवन लाल बैरिस्टर नामक एक व्यक्ति से इन्होंने एक मकान किराए पर लिया। और आप सब जानते हैं कि वहीं पर 25 मई 1915 ईस्वी को लिखेंगे, उसी मकान के किराए में 25 मई 1915 ईस्वी को ही फाउंडेड सत्याग्रह आश्रम। यहीं पर इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यहीं पर इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। लेकिन लगभग 2 साल के बाद 17 जून सन 1917 को इस आश्रम को दैट वाज शिफ्टेड एट द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। लिखेंगे 17 जून 1917 को इस आश्रम को वहां से साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। और फिर यही आश्रम प्रसिद्ध हुआ किस नाम से? साबरमती आश्रम के नाम से। इसकी स्थापना सत्याग्रह आश्रम के नाम से हुई थी, लेकिन आगे चलकर यही बना और यही कहलाया साबरमती आश्रम। इसके बाद लिखेंगे ही मेड गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज पॉलिटिकल टीचर। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु बनाया। ही मेड गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज पॉलिटिकल टीचर। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले के ही द्वारा गांधी जी को ये एडवाइस दी गई, गांधी जी को ये सलाह दी गई कि आप सबसे पहले पूरे के पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। और अपने राजनैतिक गुरु की बात मानकर ही इन्होंने लगभग 1 वर्ष तक, 1 साल तक पूरे के पूरे भारत का भ्रमण किया और जायजा लिया उस समय की भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का। और आप जानते हैं, इसी के बाद गांधी जी पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और अपने 3 सबसे मुख्य हथियार जो थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, और अपने सबसे प्रमुख 3 हथियारों का इस्तेमाल करके इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया इन इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। इंडियन नेशनल मूवमेंट में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान गांधी जी के द्वारा भी दिया गया।
लिखेंगे इन 1924 1924 में, लिखिए इन 1924 1924 में गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता भी की, और इसी के अगले साल इन 1925 ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। हाँ जी, जल्दी से बताइए, विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? कौन बताएगा? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? लिख लीजिएगा, सत्य के मेरे प्रयोग। इंग्लिश में लिख सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। सत्य के मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। इसके अलावा सम अदर फेमस बुक्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी की कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? लिखिए, अदर फेमस बुक्स ऑफ गांधी जी। सबसे पहले लिखिए इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। लिखेंगे सबसे पहली इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। नेक्स्ट दूसरी पुस्तक लिखिए गीता माता। नेक्स्ट लिखेंगे गीता माता। सबसे पहली इंडिया ऑफ माई ड्रीम, दूसरी लिखिए गीता माता। तीसरी द थर्ड बुक नेम, लिखिए सप्त महाव्रत। तीसरी बुक लिखेंगे सप्त महाव्रत। तीसरी पुस्तक है सप्त महाव्रत। अगली लिखिए हिंद स्वराज। नेक्स्ट लिखिए हिंद स्वराज। और एक लिख लीजिए सुनो विद्यार्थी। सुनो विद्यार्थी। ये कुछ फेमस बुक्स हैं जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद लिखिए सम फेमस न्यूज़पेपर्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के प्रमुख या प्रसिद्ध समाचार पत्र। इसके बाद लिखिए फेमस न्यूज़पेपर्स या प्रसिद्ध समाचार पत्र। सबसे पहला लिखिए इंडियन ओपिनियन। सबसे पहला लिखिए इंडियन ओपिनियन, जो कहां पर प्रकाशित हुआ था? साउथ अफ्रीका में। 1903 में जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो वहीं पर प्रकाशित हुआ था इंडियन ओपिनियन।
दूसरा लिखिए द ग्रीन पैम्पलेट। अगला लिखिए द ग्रीन पैम्पलेट। द ग्रीन पैम्पलेट। अगला लिखिए यंग इंडिया। अगला लिखेंगे यंग इंडिया। और एक कॉमन है, सब जानते होंगे आप, एक लिख लीजिए हरिजन। एक लिखेंगे हरिजन। ये कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जो गांधी जी के समाचार पत्र थे। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं हम गांधीयन एरा की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले इंसिडेंसेस लिखते हैं या इंसिडेंट्स लिखते हैं, उसके बाद मूवमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए 1919 1919 रोलेट एक्ट। 1919 का रोलेट अधिनियम। 1919 का रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम। रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम। अब सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि भाई क्या था रोलेट एक्ट, क्या था रोलेट अधिनियम। मैंने आपको बताया था कि जिस समय रोलेट एक्ट भारत में आया था या भारत में भेजा गया था, उस समय भारत में सारी जगहों पर क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी। और उन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए, उन पर पाबंदी लगाने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए या किसी तरीके से उन्हें रोकने के लिए ही इंग्लैंड हाईकोर्ट के द्वारा एक आयोग या एक कमीशन का गठन किया गया। या आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के हाईकोर्ट के द्वारा 1917 में, लिखेंगे इन 1917, a committee was established by इंग्लैंड हाई कोर्ट। लिखेंगे इंग्लैंड उच्च न्यायालय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का हेड बनाया गया सिडनी रोलेट को। इस समिति के गठन का उद्देश्य था, एम था, टू कंट्रोल द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण या अंकुश लगाना। भारत में हो रही क्रांतिकारी घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1917 में इंग्लैंड के हाई कोर्ट के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, जब सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो सिडनी रोलेट ने ही अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को तभी रोका जा सकता है जब ब्रिटिश सरकार को या जब पुलिस को यह अधिकार दे दिया जाए
कि वो संदेह के बिना पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और चुपचाप उस पर मुकदमा चलाकर, उस पर कार्रवाई कर कर उसे दंडित भी कर सकती है, उसे पनिश भी कर सकती है। कहने का मतलब, केवल संदेह के बिना पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, चुपचाप उस पर मुकदमा चलाया जाए, कार्रवाई की जाए और उसे दंडित कर दिया जाए। जब भारतीयों को इस बारे में पता चला तो वो इस चीज से बेहद नाराज हुए और वो इसके पूरी तरीके से खिलाफ हो गए। क्योंकि भाई, हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये कैसा कानून हुआ, हमने कहा कि ये कैसा लॉ हुआ कि व्यक्ति पर अपराध सिद्ध किए बिना ही आप केवल संदेह के बिना पर ही उसको गिरफ्तार करके चुपचाप मुकदमा चलाकर सारी कार्रवाई कर कर उसे दंडित कर देंगे, उसे पनिश कर देंगे। ये तो एक तरीके का क्या है, काला कानून है, ये तो ब्लैक लॉ है। सारे के सारे भारतीय नेताओं के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया, इसे प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन हम लोगों के विरोध करने के बावजूद भी 18 मार्च 1919 को पारित हुआ रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम, और भारतीयों के द्वारा इसे ब्लैक लॉ या काले कानून की संज्ञा दी गई। हमने इसे काला कानून कहा और भारतीय नेताओं ने ही इसे, ध्यान रखेंगे, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। फाइनली रोरेट एक्ट पारित करके भारत भेज दिया गया। लेकिन हम सारे के सारे लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और गांधी जी ने ही इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे के पूरे देश में हड़ताल करने का आह्वान किया और कहा कि हम इसके विरोध में पूरे के पूरे देश में क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। गांधी जी के कहने पर 6 अप्रैल 1919 को पूरे के पूरे देश में जगह जगह पर इस इस काले कानून के ही विरोध में हड़ताल की गई। और आलम यह हुआ कि सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कहां पर हुआ? पंजाब में। अंग्रेज सरकार के द्वारा गांधी जी के दिल्ली और पंजाब में प्रवेश करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और पूरे के पूरे पंजाब में, ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्थिति नाजुक हो गई थी, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा नाजुक थी, इसीलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, 9 अप्रैल 1919 को इसी कानून के विरोध में पंजाब में एक प्रोसेशन या एक जुलूस निकाला गया। भाई, अंग्रेजों ने वहां पर कर्फ्यू लगाकर रखा था, लेकिन शांतिपूर्वक इस कानून के विरोध में पंजाब में एक जुलूस निकाला गया। और ध्यान रखेंगे, जब जुलूस निकाला गया तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा पंजाब में 2 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो भाई आप जानते हैं 10 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी हरियाणा के पलवल स्टेशन से पंजाब के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे और पंजाब जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के पलवल स्टेशन से ही भारत में सबसे पहली बार गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और गांधी जी वॉज अरेस्टेड। क्योंकि अंग्रेज सरकार ने गांधी जी का दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ था, इसी कारणवश इसीलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को पलवल स्टेशन से क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके गांधी जी को बंबई भेज दिया गया। आपसे पूछेंगे भी, आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि बताइए गांधी जी को सबसे पहले कहां से गिरफ्तार किया गया था, या भारत में गांधी जी की सबसे पहली गिरफ्तारी कहां से हुई थी, तो ध्यान रखेंगे पलवल से। और आप जानते हैं वर्तमान में पलवल हरियाणा का ही एक जिला है, वहीं से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। और आप जानते ही हैं कि जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की ही गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक सारे के सारे लोग पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो आप जानते हैं कि वहीं पर एक नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जो कहलाता है जलियांवाला बाग, जो कहलाती है जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी या ब्लडशेड। लिख लीजिए जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी या जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के ही जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। और ये सभा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के ही खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए बुलाई गई थी। यहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हुए और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब लोग वहां पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं पर पहुंचा जनरल डायर। अपने लगभग 150 पुलिसमैन या 150 पुलिस कर्मियों के साथ। और जनरल डायर के ही कहने पर इन सारे के सारे लोगों ने अंधाधुंध वहां पर फायरिंग शुरू की या गोलाबारी शुरू की। और आप जानते हैं इस नरसंहार में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए।
और यही यही घटना इतिहास में प्रसिद्ध है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से या जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी के नाम से। 1,000 से भी ज्यादा लोग इस हत्याकांड में, इस ब्लडशेड में मारे गए। और हम सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में मई 1919 में, लिख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लिखेंगे इसी घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसी घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड, या रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड और सर की उपाधि वापस लौटाई। अंग्रेजों के द्वारा ही रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड और सर की उपाधि दी गई थी, और ये दोनों की दोनों ही वापस लौटा दी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जब सारे के सारे भारतीय नेताओं ने इस घटना का विरोध किया, तो भारतीयों को सांत्वना देने के लिए, केवल सांत्वना देने के लिए 1 अक्टूबर 1919 को इस घटना की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जो कहलाती है हंटर कमेटी, जो कहलाती है हंटर समिति। और ध्यान रखेंगे, हंटर समिति ने इस घटना की जांच की और जनरल डायर को टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, और इसे वापस भेज दिया गया। कहां पर? ब्रिटेन। और इसे वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। गांधी जी ने इस हंटर समिति की रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों ने केवल और केवल भारतीयों को सांत्वना देने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए इस घटना की जांच करवाई है, और चुपचाप जनरल डायर को उसके पद से हटाकर कहां भेज दिया है? ब्रिटेन भेज दिया है। और जब ये जनरल डायर ब्रिटेन पहुंचा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई। अंग्रेजों ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सर, कामागाटा मारू क्या है? मेरे भाई, जहाज का नाम है। जब हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ेंगे ना, क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण पढ़ेंगे, तब बात करेंगे कामागाटा मारू कॉन्स्पिरेसी के बारे में। जहाज का नाम है कामागाटा मारू। इसके बाद
नेक्स्ट, नेक्स्ट 1919 से 1924 तक लिखिए खिलाफत मूवमेंट। या खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन 1919 से लेके 1924 तक। मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो पूरे के पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज थी या जो यूरोपीय देश थे वो दो गुटों में बट गए थे। लेकिन जो टर्की था, लेकिन जो तुर्की था वो जर्मनी का साथ दे रहा था। कहने का मतलब वो ब्रिटेन के खिलाफ हो चुका था, और ब्रिटेन के खिलाफ वो जर्मनी का साथ दे रहा था। और उस समय जो टर्किश रूलर था या जो टर्किश सुल्तान था, वही इस्लाम जगत का खलीफा हुआ करता था। ही वॉज खलीफा ऑफ इस्लाम दैट टाइम। आप जानते होंगे खलीफा किन्हें कहा जाता है? लिख लीजिएगा, सक्सेसर्स ऑफ हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद या प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद के ही उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता था। सर आपने वर्ल्ड वॉर डिटेल में नहीं बताया। अब एक गधे, हमारा टॉपिक वर्ल्ड वॉर नहीं है, हमारा टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। जब जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री के वीओडीज देखेंगे ना, वहां पे मिलेगा आपको टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमारा टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं है मेरे भाई, हमारा टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब ये तो वही बात हो गई ना, मैं भारत का संविधान की हेडिंग डलवाऊं और तेरे को अमेरिका का संविधान पढ़ाने लगूं। ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। और हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र केवल और केवल इसलिए किया था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मित्रता हुई थी। एक समझौता हुआ था, एक पैक्ट हुआ था जिसको हमने लखनऊ पैक्ट पढ़ा था। अब यदि मैं आपको सीधा लखनऊ पैक्ट पढ़ा दूं या पढ़ा देता, है ना, तो तुम बेवकूफों की तरह सर खुजलाते और फिर मेरे से पूछते कि सर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कैसे हो गया, अभी तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे। फिर मुझे भूमिका बांधनी पड़ती और आपको समझाना पड़ता कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ एक्शन ले लिया था, इस वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में थोड़ी सी मित्रता बढ़ गई थी। और तू सोच रहा है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टॉपिक पढ़ा रहा था, है ना, कि तेरे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिटेल में पढ़ना है। जिस एग्जाम की तू तैयारी कर रहा है ना मेरे भाई, चपरासी वपरासी बनने के लिए, उस एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री आती ही नहीं है। ये बता सबसे पहले किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है? जी, 1919 से लेके 1924 तक चला खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन, ठीक है। उस समय तुर्की का सुल्तान ही इस्लाम जगत का खलीफा हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, यदि आप इस्लाम जगत की बात करें तो इस्लाम जगत में सबसे बड़ा धर्म गुरु, सबसे बड़ा ही धर्म गुरु माना जाता था कौन? खलीफा। इस्लाम जगत के ही सबसे बड़े धर्मगुरु को खलीफा कहते थे, और खलीफा हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को कहा जाता था।
जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो भाई आप जानते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और जो टर्की था, लिखेंगे टर्की सपोर्टेड जर्मनी। तुर्की ने जर्मनी का सहयोग या जर्मनी को सहयोग दिया। टर्की सपोर्टेड जर्मनी। हरियाणा पुलिस का जवान हूं मैं, अच्छा ये बात है, तो तू हरियाणा पुलिस की फसल है, ये दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो मैं सोचूं भाई। अच्छा तू चपरासी नहीं है, हरियाणा पुलिस का जवान है, किस पद पर है सबसे पहले ये भी बता दे। ऐसी बात है तू, ये भी बता दे फिर तू किस पद पर है। डीएसपी वीएसपी है क्या हरियाणा में? ऐसा कुछ है क्या भाई? हरियाणा पुलिस के जवान, हरियाणा पुलिस की जवानी निकाल अंदर से, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा कांस्टेबल है भाई, फिर तो भाई डरना पड़ेगा तेरे से, फिर तो तू बड़ा आदमी है। ठीक है भैया, हरियाणा पुलिसगिरी बाद में चलेगी, अभी तू बोर्ड पे देख और जो समझाया जा रहा है उसको समझ ले आराम से। ठीक है, हरियाणा पुलिस के मेरे जवान, जवानी बाद में दिखाइयो, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको समझ ले। ठीक है, नहीं तो कांस्टेबल का कांस्टेबल ही रह जाएगा। मेरी बात मान ले तभी डीएसपी बन पाएगा। ठीक है, और डीएसपी बनना है तो ध्यान यहाँ पे दीजिए। अब तुम हरियाणा के जवान हो या बूढ़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे जो करने आए हैं बस हम उसी में मदद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको बताया कि सारे के सारे देश जब दो गुटों में बट गए, तो भाई एक तरफ था ब्रिटेन, लेकिन जो तुर्की था वो ब्रिटेन के खिलाफ था। वो ब्रिटेन के खिलाफ इसलिए हो गया था क्योंकि तुर्की सपोर्ट कर रहा था जर्मनी को, और क्योंकि तुर्की जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टर्किश सुल्तान होगा वो भी सपोर्ट किसको करेगा? जर्मनी को। वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जो भारत में मुसलमान रह रहे थे, जो भारत में मुस्लिम्स रह रहे थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होने लगी। अब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो तो अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के ही खिलाफ क्या कर दी जाए, कार्यवाही कर दी जाए। लेकिन अंग्रेज भी अच्छी तरीके से ये बात समझते थे, क्योंकि अंग्रेजों को तो भारतीय सैनिकों की जरूरत थी। और अंग्रेज जानते थे कि यदि हम भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, तो उस ब्रिटिश आर्मी में केवल हिंदू ही थोड़ी आएंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों आएंगे। भाई अब हिंदू मुसलमान जब ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ेंगे, तो कहने का मतलब जब ब्रिटिशर्स तुर्की पर अटैक करेंगे तो उसमें लड़ने वाले हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी। और यदि मुसलमानों की धार्मिक आस्था की बात करें तो भाई धार्मिक आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए जो भारत के मुस्लिम्स हैं वो भला कैसे तुर्की के खिलाफ लड़ लेंगे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान ही तो उनका सबसे बड़ा धर्म गुरु है, यानी कि खलीफा है। कहने का मतलब फंस चुके थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को इस चीज के लिए कन्विंस करना था, या इस चीज का उनको सांत्वना देनी थी कि भाई आप घबराइए मत, आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके लड़िए हमारी तरफ से, हम तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुर्की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की रणनीति थी, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी थी। इसीलिए जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से सहायता लेने के लिए, भारतीय मुसलमानों को अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया। और यह आश्वासन देने वाला कौन था? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। और आप जानते हैं उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था लॉर्ड जॉर्ज।
लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा भारतीय मुसलमानों को साफ साफ आश्वासन दे दिया गया, ये इंश्योरिटी दे दी गई कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कीजिए और हमारी तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़िए, हमारा सहयोग कीजिए। यदि आप हमारा सहयोग करेंगे, हम वादा करते हैं कि हम तुर्की के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे या कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कहने का मतलब, भारतीयों को बेवकूफ बनाकर अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल कर लिया ब्रिटिश आर्मी में, जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे और मुसलमान भी थे, और सारे के सारे लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़वा दिया। फाइनली आप जानते हैं कि जब 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और आप जानते हैं इसी के तहत 1920 में सेवरेज की संधि हुई, और जब सेवरेज की संधि हुई तो इसी सेवरेज की संधि के ही तहत तुर्की साम्राज्य समाप्त कर दिया गया, और सारे के सारे मित्र राष्ट्रों सारे के सारे मित्र राष्ट्रों ने सारे के सारे मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को बांट लिया या तुर्की का विभाजन कर दिया। कहने का मतलब, भाई जो तुर्की का साम्राज्य था, जो तुर्की का एम्पायर था, वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया, वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। और जब ऐसा हुआ तो इससे जो भारतीय मुसलमान थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, उन्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचा, क्योंकि भाई उनका तो इस्लामिक सबसे बड़ा धर्म गुरु खलीफा तुर्की का ही सुल्तान हुआ करता था। सारे के सारे इंडियन मुस्लिम्स ने, सारे के सारे भारतीय मुसलमानों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। और ध्यान रखेंगे, गांधी जी के ही द्वारा गांधी जी के ही द्वारा 1919 में दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया। गांधी जी के ही आह्वान पर, गांधी जी के ही कहने पर 1919 में दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया, जो कि एक हिंदू मुस्लिम संयुक्त सम्मेलन था। दैट वॉज अ कंबाइंड कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। ये भारत के हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन था, जो दिल्ली में बुलाया गया नवंबर 1919 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और इसे बुलाने का एम या उद्देश्य क्या था? इसे बुलाने का उद्देश्य था खिलाफत पर चर्चा करना, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे, जो मुसलमान थे, वो अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खिलाफ जो कार्यवाही अंग्रेजों ने की थी उसके पूरे के पूरी तरीके से खिलाफ थे, और उसी की खिलाफत को शो करने के लिए ये चाहते थे खिलाफत आंदोलन करना।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि हम तुर्की के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करवाएंगे, लेकिन हिंदू और मुसलमान सैनिकों को भेजकर ही तुर्की के खिलाफ ही क्या कार्यवाही करवाई। इस बात से नाराज हुए भारतीय मुसलमान, और उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो अपनी बात से, अपने वादे से क्या है, पूरी तरीके से मुकर गए हैं। इसीलिए भारत के हिंदू और मुसलमानों ने किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग करने से साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि अब हम अंग्रेजों का किसी भी कीमत पर किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे या ना ही कॉपरेट करेंगे। इसके बाद जुलाई 1921 में इसके बाद जुलाई 1921 में कराची में एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। और ध्यान रखेंगे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। जुलाई 1921 में कराची में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, और ध्यान रखेंगे जिसकी अध्यक्षता, जिसके सभापति के पद पर थे मौलाना मोहम्मद अली। और ध्यान रखेंगे मौलाना मोहम्मद अली के ही द्वारा इस अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई, और मौलाना मोहम्मद अली ने इसी कॉन्फ्रेंस से, इसी सम्मेलन से ये घोषणा की गई या कि आज के बाद एक सच्चे और ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में भर्ती होना या फौज के लिए कार्य करना पूरी तरीके से क्या होगा, हराम होगा। आज के बाद कभी भी कोई सच्चा और ईमानदार मुसलमान कभी भी आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा, उसके लिए आर्मी ज्वाइन करना पूरी तरीके से हराम माना जाएगा। लिखेंगे आफ्टर दैट गांधी जी सपोर्टेड हिम। इसके बाद गांधी जी ने इन्हें सहयोग किया। आफ्टर दैट गांधी जी सपोर्टेड हिम, गांधी जी ने इन्हें सहयोग किया। एंड ही रिपीटेड हिज स्पीच, और गांधी जी ने इनके भाषण को दोहराया। एंड गांधी जी रिपीटेड हिज स्पीच, और गांधी जी ने इनके भाषण को दोहराया। लिखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ऑल्सो सपोर्टेड दैट खिलाफत मूवमेंट। लिखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी खिलाफत आंदोलन का खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी खिलाफत आंदोलन का स्वागत किया और इसे सहयोग किया।
इसके बाद इसके बाद 1922 1922 में तुर्की में एक क्रांति हुई। अ रिवॉल्यूशन वॉज हैपेंड इन टर्की। 1922 में इसके बाद तुर्की में एक क्रांति हुई। किसके नेतृत्व में? लिखेंगे एक नेता जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की में ही एक नेता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में ही 1922 में तुर्की में एक रिवॉल्यूशन हुआ, तुर्की में एक क्रांति हुई। उस समय इस्लाम का खलीफा हुआ करता था सुल्तान मोहम्मद फोर्थ या सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ। जब मुस्तफा कमाल पाशा नामक एक नेता के नेतृत्व में तुर्की में 1922 में एक क्रांति हुई, तो ध्यान रखेंगे इसी क्रांति के तहत सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ को मुस्तफा कमाल पाशा ने डिथ्रोन कर दिया, यानी कि लिखेंगे सिंहासन से हटा दिया। और सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ को डिथ्रोन करके या सिंहासन से हटाकर उसके स्थान पर अब्दुल मजीद को उसके स्थान पर अब्दुल मजीद को इस्लाम का नया खलीफा घोषित कर दिया। अभी तक इस्लाम जगत का खलीफा सुल्तान मोहम्मद फोर्थ हुआ करता था, लेकिन उसे सिंहासन से हटाया गया मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा और उसके स्थान पर अब्दुल मजीद को इस्लाम धर्म का, इस्लाम जगत का अगला खलीफा बना दिया गया। और फाइनली मुस्तफा कमाल पाशा के ही द्वारा लिखेंगे और फाइनली मुस्तफा कमाल पाशा के ही द्वारा 3 मार्च 1924 को लिखेंगे द पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज एबोलिस्ड। खलीफा के पद का अंत कर दिया गया। और वो खिलाफत मूवमेंट, वो खिलाफत आंदोलन जो 1919 से सक्रिय हुआ था, वो पूरी तरीके से 1924 में जैसे ही खलीफा का पद समाप्त ही हो गया तुर्की से, तो उसके साथ ये खिलाफत मूवमेंट भी पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मुझे याद दिलाइएगा। अगली क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी या गांधी जी का असहयोग आंदोलन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।